जय हिंद साथियों, आ गया हूं फिर से पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर। मैं विजय। जी हाँ दोस्तों, बता दूं आपको, आप जी हाँ दोस्तों बता दूं, उदाहरण से ही दुनिया बदली जाती है। उदाहरण से ही दुनिया बदली जाती है। राय तो सिर्फ सुनी जाती है, राय से कोई नहीं बदल सकता। इसलिए ऐसा कुछ कीजिए कि उदाहरण से दुनिया बदली जाए। मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार एग्जाम में कहीं ना कहीं आते हैं। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन के बारे में कुछ बताऊंगा। जैसे कि आपको बताया जा रहा है बार बार, OMR सीट दोस्तों आप डाउनलोड कीजिए। उससे हमें पैसा नहीं मिलता, हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा, पर उससे आपके 3 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और आपके अगर 3 क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं उसमें आपका फायदा है, हमारा क्या है। ये लीजिए, आपके सामने OMR सीट लेके आया हूं। ये OMR सीट डाउनलोड कीजिए आप और इसे भरिए। अगर आप इसे लगातार इससे प्रैक्टिस करेंगे, भरेंगे, तो इसमें आपका ही फायदा होगा, हमारा क्या होगा इसमें। इसलिए आप इससे कोशिश कीजिए। इससे अगर आप कोशिश करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ये OMR सीट आपके सामने है। इस टाइप से आपको डाउनलोड करना है और भरना है। आ गया है आपके सामने पहला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का आंसर सभी से चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन का जवाब अपन आसानी से दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन की बात करते हैं। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय नेता को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? लौह पुरुष के बारे में कोई मुझे बताएगा? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भी गुजरात से है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गुजरात से है। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, नर्मदा जिला, 182 ऊंची इनकी है प्रतिमा। आजादी के साथ 565 रियासतों को मिलाने वाला बंदा जो एकजुट में शामिल कर दे, वही है ये। ऐसे तगड़े होम मिनिस्टर जो, और अपने मतलब उनकी किसी व्यक्ति की दिल से रिस्पेक्ट करने वाले, उन्होंने सिर्फ एक कहने पर अपना प्रधानमंत्री का पद त्याग कर जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया। ऐसे है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ। इनके जन्मदिन पर भी एक दिवस मनाया जाता है। जिसे एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? नंदा देवी, सागरमाथा, कोमोलंगमा, हिमालय, किस नाम से जानते हैं? आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में ही, है, और इसकी ऊंचाई 8848 और कुछ जगह पर 50 भी है। दोनों सही है, इस चीज का बिल्कुल भी टेंशन ना ले, ये दोनों आंसर सही है। कुछ लोगों के आंसर बी, कमल बी, रितेश जी सी, कमलेश बी। हाँ, जिन लोगों का आंसर बी आ रहा है वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। नेपाल के बारे में एक बात बताना चाहूंगा। नेपाल जो है वह एकमात्र ऐसा देश है जो आज तक कभी किसी का गुलाम नहीं रहा है। और बताना चाहूं,
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला के बारे में बताऊंगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल का नाम सभी ने सुना होगा। और यदि हम पहले व्यक्ति की बात करें तो वह कौन है, आप मुझे बताइए कमेंट में। तेंजिंग नॉर्वे। एक और व्यक्ति है साथ में थे, एडमन हिलरी। और तेंजिंग जो थे वो नेपाल के थे, और ये जो थे एडमिन जो न्यूजीलैंड के थे। और पहली महिला बछेंद्री पाल, पहली महिला जो विश्व की जो थी वो थी जमकोता बाई। ये थी विश्व की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 848 रितेश बिल्कुल सही बता रहे हो। जय हिंद विजय कुशवाहा जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में मुझे बताए 1530, 1556, 1526 या 1761 कब हुआ था? जी हाँ, 1556 में यहां पहला युद्ध हुआ था जो बाबर और इब्राहिम के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध, ध्यान रहे, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम 1556 में हुआ था यह युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में बात करूं तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 में। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में हुआ था, जो अकबर और किसके, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इसमें अकबर जीता था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था। और बात करते हैं बाबर की, तो बाबर जो था वो काबुल का था। कौन से देश का था? काबुल का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? बताए साथियों। फर्स्ट 1500 से बिल्कुल सही। कमलेश ए बिल्कुल सही बता रहे थे उसका आंसर। अभी अपन मैकमोहन की बात कर रहे हैं। मैकमोहन का ए, मैकमोहन जो है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन बनाती है। रेड क्लिफ के बारे में मैं आपको कल बता चुका था कि रेड क्लिफ किन देशों के बीच में, आप मुझे कमेंट में बताएगा। तो वो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और डुरंड की बात करें तो यह है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, और ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। मेगिनाट रेखा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, किसने दिया था? इनकलाब का मतलब क्या होता है? इनकलाब का मतलब होता है क्रांति की जय हो। क्रांति की जय हो, ये भगत सिंह ने दिया था जब इन्होंने असेंबली में बम फेंका था।
असेंबली में बम फेंका था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, जिसका मतलब है इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद का मतलब है क्रांति की जय हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी के बारे में बताऊंगा। जापान की राजधानी जो है टोक्यो है। और यहां की मुद्रा क्या है? जापान की जो मुद्रा है वो येन है। जी बिल्कुल सही बता रहे, बिल्कुल सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैसाखी त्योहार किस धर्म से संबंधित है? बैसाखी त्योहार किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से, ईसाई धर्म से, हिंदू धर्म से, मुस्लिम धर्म से? अनिल, बैसाखी त्योहार, बैसाखी त्योहार, जी हाँ, जिस दिन जैसे किसान लोग जो है वो अपनी नई फसल जब लेके आते हैं तब ये बैसाखी त्योहार मनाते हैं। और याद आया कि ये जो मनाते हैं वो सिख धर्म के व्यक्ति मनाते हैं। और सिख धर्म से याद आया कि जो स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर जो कि कहाँ है? पंजाब में, जो कि अमृतसर में है। इसकी स्थापना चौथे गुरु रामदास जी ने की थी। और गुरु से याद आया, इनके पहले गुरु गुरु नानक थे और इनके 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाटो, नाटो की स्थापना कब हुई? 1949। ऑप्शन आपके सामने है, 1949, 1965, 1945, 1966। नाटो का फुल फॉर्म बताइए मुझे कुछ। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जी हाँ दोस्तों, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। और यह एक युद्ध, मतलब युद्ध के लिए बनाया गया है। और इसका जो आंसर है 1949 सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रग्बी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? रग्बी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ब्राजील। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है आपके सामने, ब्राजील, स्कॉटलैंड, जापान, भारत। तो यह है स्कॉटलैंड, इसका सही आंसर है। और भारत का स्कॉटलैंड की अगर बात करें अपन, भारत के स्कॉटलैंड की अगर बात करें तो वो कर्नाटक के कुर्ग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, साथियों? कर्नाटक के कुर्ग को। और रग्बी खेल में 15 खिलाड़ी होते हैं। और आपको तो पता है कि पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में कैसे रग्बी खेलते हैं। आपने यूट्यूब पे कई वीडियो देखे होंगे, मजा भी आया होगा कि कैसे पीडीए में रग्बी खेलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार से, उड़ीसा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मणिपुर। एक बार फिर से क्वेश्चन बोलना चाहूंगा। शेषनाग किस राज्य में स्थित है? शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मणिपुर। एक आसान सी ट्रिक बता दूं, जहां भी नाग नागिन की बात आ जाए वो सारी झील वो कहां रहेगी? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर को एशिया का, विश्व का स्वर्ग कहते हैं। कहां का स्वर्ग कहते हैं? विश्व का स्वर्ग कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है
कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सी रितेश जी बी, अनिल बी बता रहे हैं बी। हाँ, इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है और उसके बाद में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। और इसके अलावा बता दूं कि यहाँ पर जो विश्व यूनेस्को धरोहर में शामिल है वह है खजुराहो, सांची, भीमबेटका, ऐसी जगह है यहाँ पर यूनेस्को धरोहर में सम्मिलित की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोंड किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? गोंड किस, यह क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है और मैंने कुछ आर्मी के पेपर उठाकर देखे, उसमें भी ये क्वेश्चन एक जगह दिखा है मेरे को, जिसमें गोंड किस राज्य की प्रमुख जनजाति है। तो यह गोंड जनजाति है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से, उड़ीसा, नागालैंड, असम, मेघालय। इसका सही आंसर जो है नागालैंड है। कमेंट में चाहूंगा नागालैंड की राजधानी क्या है? जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? 1488, 1498, 1495, 1499। वास्को डी गामा जो पुर्तगाली व्यक्ति था, यहाँ आया, एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, उसने तीसरी बार यहाँ पर संधि की और यहाँ से मसाला ले जाकर अपने देश में बेचा, जो और यहाँ पर लगातार आते रहा वो, और यहीं पर उसकी मृत्यु हुई। यहाँ तमिलनाडु के कालीकट तट पर आया था। सबसे पहले इसने तमिलनाडु में ही अपने कालीकट पर पैर रखा। असेंद्र कमलेश बी, जी बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो आप। 1498 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीरभूमि किस प्रमुख व्यक्ति की समाधि स्थल है? जी हाँ, वीरभूमि किस प्रमुख व्यक्ति की स्थल भूमि है? महात्मा गांधी, जगजीवन राव, राजीव गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनिल जी सी बता रहे हैं। जी हाँ, भारत के 7वें और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भारत के सबसे कम उम्र के 7वें नंबर के प्रधानमंत्री, जिनका शासनकाल 84 से 89 तक इन्होंने भारत में प्रधानमंत्री के रूप में उभरे और इन्होंने बहुत सारी सुविधाएं लाए, जैसे कि संचार, जैसे हम पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये सारी सुविधा यहीं से शुरू हुई। संचार सुविधा, कंप्यूटर सुविधा और भी बहुत सारी शिक्षा, ये नीतियां सारी राजीव गांधी जी लेके आए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार से रखे हुए हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या इनमें से कोई नहीं। राजीव गांधी। आगे बढ़िए, रेणु जी बता रहे बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। हाँ, बी। राष्ट्रपति के बारे में बात करूंगा तो राष्ट्रपति हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद 52 से 65 तक बताया है, जिसे बाद में भी 74 में, 356 में, 358 में राष्ट्रपति जी को बताया गया है। यहाँ बताया है कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद 53 बोलता है कि राष्ट्रपति में ये शक्तियां होगी। तो बढ़ते, राष्ट्रपति से पहले पूछना चाहूंगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो यह भी एक क्रांतिकारी रहे थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन आपके सामने कुछ इस टाइप से है, जिनेवा, न्यूयॉर्क, इटली, वाशिंगटन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहां पर स्थित है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, इटली, वाशिंगटन। जिन लोगों का ए आंसर आ रहा है वो सही है। इसकी स्थापना के बारे में बताऊंगा। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ध्यानचंद, जी हाँ, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, बास्केट से, गोल्फ से या हॉकी से? हॉकी के जादूगर कहे जाने वालों के नाम से यह ट्रॉफी मिलती है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम से, और उनके ही नाम पर एक दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, जिसे हम खेल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? खेल दिवस मनाते हैं। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह ने इनकी हॉकी को टच करके देखा कि कहीं इसमें चुंबक तो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि यह एक चीते की तरह हॉकी खेलते थे। इन्होंने तोड़ने की कोशिश करी उसको। इसका सही जवाब जो है वो हॉकी, जिसका आंसर डी आया वो बिल्कुल सही है, कमल जी। 29 अगस्त स्पोर्ट सही बता रहे हैं रितेश जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को, सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया था? नोबेल पुरस्कार की बात आ गई फिर से। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से बता चुका था कल में। जी हाँ, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया था, जिन्होंने 357 आविष्कार किए हैं, और उसमें इनका डायनामाइट सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार माना गया है। तो यह पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। क्या महात्मा गांधी जी को दिया गया था? विनोद पाल ए बता रहे, रितेश जी, आशीष ए बता रहे। हाँ, जिनका ए आंसर है वो बिल्कुल सही है। यह दिया था इनको गीतांजलि के क्षेत्र में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? जिस दिन आप फौज में गए सारे के सारे, तब आपको इस अड्डे से ही जाना है, क्योंकि जो फ्लाइट आएगी वो यहीं से आपको बैठना है, और यहीं से जाना और यहीं से आना है आपको। मतलब ज्यादा से ज्यादा जिन लोगों की जो ड्यूटी होती है, स्टार्टिंग उनकी यहीं से होती है, मुंबई से। तो इसका जो सही आंसर है वो है मुंबई। और मुंबई में 13 बड़े इसका सही आंसर जो है 13। और अंतरराष्ट्रीय शिवाजी के बारे में कुछ बात बता देता हूं आपको मैं, कि शिवाजी का जन्म जो है, शिवाजी महाराज का जन्म 1634 में हुआ था, क्योंकि बाद में एक योद्धा के युद्ध में उभरे थे, और इन्होंने कई युद्ध में कई लोगों को परास्त करा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? के.सी. नियोगी, सुकुमार सेन, के सुंदरम या टी स्वामीनाथन? कौन रहे? बी आंसर अनिल जी बता रहे हैं।
अनिल जी आज छक्के पे छक्के लगा रहे हैं, क्या बात है। रेणु जी बी, कमल जी बी, गोलू जी डी बता रहे हैं। इसका आंसर जो है वो बी सही है। चुनाव आयुक्त से बात करें तो चुनाव के जो सारे काम है वो चुनाव आयुक्त के द्वारा सौंपे जाते हैं। जैसे चुनाव में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, चुनाव में कुछ गलत मत इधर उधर से प्रस्ताव हो जाते हैं, या चुनाव में कुछ नेता नगरी अगर कुछ उसमें गड़बड़ी करना चाहते हैं तो उसे चुनाव में नेक्स्ट टाइम के लिए चुनाव से हटा दिया जाता है और उसके बाद वो कभी चुनाव नहीं लड़ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक के कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोरारजी भाई देसाई, विक्रम सेठ, इंदिरा गांधी। ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही। ए जिनका आंसर आया है राजेंद्र प्रसाद, ये जिनका आंसर आया है राजेंद्र प्रसाद वो बिल्कुल सही है। राजेंद्र प्रसाद के बारे में अभी मैंने बताया था कि ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो कि एक क्रांतिकारी के रूप में उभरे थे। इन्हें 1935 में इन्होंने कांग्रेस में अध्यक्षता की थी, कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उभरे थे और 1936 में ये उसमें कृषि मंत्री के रूप में भी आए थे और इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक इनके नाम से लिखी, इन्होंने ही लिखी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उधमपुर, कोलकाता, शिमला, लखनऊ। अब यहां कमान की बात आई है तो मैं यहां कमान के बारे में बात आई है तो मैं कुछ कमान आपको बता ही दूंगा। जैसे उत्तर में आप मुझे सब बता ही रहे हो, दक्षिण में जो है वो चंडीगढ़ है और पूर्व में जो है वो कलकत्ता है और पश्चिम में चंडी मंदिर है। दक्षिण का कौन है? दक्षिण का जो है वो है पुणे। दक्षिण पश्चिम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले मैं आपको इसका आंसर बताना चाहूंगा, इसका जो आंसर है वो उधमपुर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की रक्षा का सर्वोत्तम सेनापति कौन होता है? भारत की रक्षा का सर्वोत्तम सेनापति जो होता है राष्ट्रपति, जो भारत का प्रथम व्यक्ति भी राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के बारे में जैसे कि मैं बता चुका हूं कि अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक बताया गया है इसमें। राष्ट्रपति इसका जो है वो सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जापान की मुद्रा क्या है? जापान के बारे में दोस्तों पहले बता चुका हूं मैं कि जापान की मुद्रा क्या है। डॉलर है, रूबेल है, येन है या युआन है? शायद हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा था जापान की राजधानी जो थी वो टोक्यो थी। जापान की मुद्रा जो है वो येन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के निर्माण की प्रक्रिया कितना समय लगा था? संविधान की जो निर्माण कराया था उसमें अपने को कितना समय लगा था? तो जी हाँ, इसमें बताइए मुझे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 साल 9 माह, 1 साल
6 माह 3 दिन, 2 साल 9 माह 18 दिन। इससे पहले मैं बताऊंगा कि हमारे संविधान में 22 भाग 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद हैं। और इसका जो सही आंसर मुझे ए बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध योजना किस नदी पर स्थित है? महानदी पर, कृष्णा नदी पर, चंबल या बेतवा? हीराकुंड बांध, ए महानदी बता रहे हैं रितेश जी। हाँ, जिनका महानदी आंसर आया वो बिल्कुल सही है। और ये महानदी और हीराकुंड दोनों उड़ीसा में हैं। और इसका एग्जिट जो लोकेशन है वो संबलपुर है, संबलपुर है। और जी हाँ, इसके बारे में बताऊंगा मैं कि यहां पर एक मंदिर है, वो मंदिर है सूर्य मंदिर, जहां पर सूर्य की सबसे पहली किरण यहीं पड़ती है। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर जो है वहीं पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है। जी हाँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह और सबसे प्राकृतिक बंदरगाह बताइए मुझे, विशाखापट्टनम, कांडला, पारादीप या मुंबई? अनिल बी, गोलू यादव जी डी, मुंबई, आशीष, रोहित डी, रितेश मुंबई, रोहित जी डी। हाँ, जिनका आंसर है डी वो बिल्कुल सही है, मुंबई में है। और मुंबई में ऐसे 13 बंदरगाह बड़े और हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीनगर के बारे में मुझे बताइए आप, रीवा नदी, चेनाब, झेलम या सतलज? श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में है, यह कौन सी नदी के पास है? रीवा, चेनाब, झेलम, सतलज? सी आंसर वालों, झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम जो जम्मू कश्मीर में एक झील है वहां से होता है, और यह चेनाब नदी में पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है। पीर पंजाल की पर्वत श्रेणियों से निकल के आती है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कागज का आविष्कार करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? जर्मनी, फ्रांस, चीन, अमेरिका? जी हाँ, मैंने पूछा कागज का आविष्कार करने वाला विश्व का प्रथम देश। इस टाइप से आपके सामने ऑप्शन रखे हुए हैं, जर्मनी, फ्रांस, चीन, अमेरिका। रोहित जी बी, कमल बी, रोहित बी, पिंटू बी। जिन लोगों का सी आंसर आया वो बिल्कुल सही है। कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन ने किया था। चीन और भारत के बीच एक युद्ध हुआ था 1962 में। उसका कारण यह था कि चीनियों ने मैकमोहन रेखा पार कर हमारे भारत में घुसने की कोशिश करी थी, और उसी कंडीशन में हमारे भारत के फौजियों ने भी उनका वैसे ही जवाब दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेशनल कैडेट कोर की स्थापना कब हुई थी? नेशनल कैडेट कोर की स्थापना कब हुई थी, और नेशनल कैडेट कोर हमारे लिए क्यों जरूरी है? नेशनल कैडेट कोर की सहायता से हमें जल सेना, थल सेना और नौ सेना तीनों में हमें बहुत सारा फायदा मिलता है, और इससे हम बहुत सारी चीजें पहले से सीख लेते हैं। इसका सही आंसर मुझे बताएं। इसका सही आंसर जो है 1948 है। तो इसी तरीके से आप
पढ़िए। रोजाना मैं आपके सामने नए नए 30 क्वेश्चन लेके आता हूं, आप ये 30 क्वेश्चन लगातार लगाइए और इनको पढ़िए, समझिए, इनमें देखिए कि यार इनसे और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इनमें क्या हो सकता है, किस टाइप से ये बन सकते हैं और इनमें क्या क्या नया बदलाव हो सकता है। तो इन क्वेश्चनों को मैं बड़ी मेहनत के साथ, मैं बड़े लगन के साथ इन पे काम करता हूं, उसके बाद आपके सामने ये क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो इन क्वेश्चन का जरा अच्छे से अध्ययन कीजिए ताकि इनसे रिलेटेड अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आए, तो वो क्वेश्चन आप पे बनना ही चाहिए। जय हिंद साथियों, शुभ रात्रि।